हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की क्विज़। और ये क्विज़ जो है क्लास 11th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 3 वर्ग यानी कि द 3 ऑर्डर से लिया गया है। और इसका चौथा पार्ट जो है हम आपके पास लेके आए हैं। अगर इससे पहले वाले आपने 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाके उनको देख सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास किस सदी में हुआ, यानी कि इन विच सेंचुरी डिड फेडरलिज्म डेवलप इन इंग्लैंड। तो ऑप्शन ए है 10वीं यानी कि 10th, बी है 11वीं यानी कि 11th, सी है 12वीं यानी कि 12th और डी है 13वीं यानी कि 13th। तो आपको बताना है कि किस शताब्दी में सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में हुआ। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, 11वीं शताब्दी। तो 11वीं शताब्दी में इंग्लैंड के अंदर सामंतवाद का विकास हुआ था। तो यहाँ पर जो है अब प्रश्न से थोड़ा हटकर हम सामंतवाद को थोड़ा सा आप सबको समझा देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सामंतवाद के अंदर समाज को 3 वर्गों में बांट दिया गया था। और ये 3 वर्ग जो हैं, इसी के वजह से इसका पाठ का नाम भी 3 वर्ग है। तो जो सबसे जो नीचे का में जो पिरामिड का भाग दिखाया गया है वो जो है सबसे बड़ा वर्ग था। और इसमें पीसेंट्स यानी कि किसान आते थे, कृषक वर्ग आता था। इसमें कृषक और कृषक दास दोनों ही हुआ करते थे। और इनका कार्य जो था वो फूड एंड सर्विसेज का था, यानी कि ये समाज को खाना तो उपलब्ध कराते ही थे किसान होने की वजह से, साथ ही साथ ये अन्य कार्यों में भी अपनी सेवाएं दिया करते थे। और इनकी सेवाएं जो थी वो नाइट्स को दी जाती थी। नाइट जो होते थे वो जो है युद्ध का कार्य, और योद्धा होते थे तो युद्ध किया करते थे। तो उनको जो है इसीलिए इनका काम जो होता था प्रोटेक्शन और मिलिट्री सर्विसेज का होता था। और इनकी जो सर्विसेज होती थी वो नोबल्स यानी कि अभिजात वर्ग को जाती थी। तो अभिजात वर्ग में लॉर्ड, सामंत वगैरह आते थे या पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति होते थे। तो इसके अलावा व्यापारी वर्ग भी इसी के अंदर आता था। और ये सभी जो हैं राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो ये जो है राजा को मनी एंड नाइट उपलब्ध कराते थे, क्योंकि मनी यानी कि कर वगैरह जो संग्रह नीचे से होता हुआ आ रहा था उसका कुछ भाग जो है राजा को दिया जाता था। और साथ ही साथ नाइट्स जो योद्धा होते थे युद्ध के समय पर राजा को वो भी उपलब्ध कराए जाते थे ताकि उनके जो है सैनिक मदद की जा सके। अब राजा जो है वो इन वर्गों को क्या देता था, तो राजा जो है इनको लैंड प्रोवाइड करता था अभिजात वर्ग को, यानी कि लॉर्ड्स वगैरह को भूमि देता था। और उस भूमि से जो है ये राजस्व वसूल किया करते थे। लेकिन वह स्वयं जो है कृषि कार्य नहीं करते थे। वो अपनी ज़मीन जो है जो उनको कृषि कार्य के लिए राजा द्वारा प्रदान की जाती थी, वो उस भूमि को वो जो है फीफ के रूप में वो नाइट्स को यानी कि नाइट वर्क को दे देते थे, जो योद्धाओं का वर्ग था। तो वो जो है उस पे कृषि कार्य करवाने के लिए किसानों को दे देते थे और साथ ही साथ उनको प्रोटेक्शन भी देता था। तो भूमि के साथ साथ उनको सुरक्षा भी प्रदान करता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, 14वीं सदी में इंग्लैंड के कवि लेगलैंड की कविता डैश में कुछ भिक्षुओं के आरामदायक और विलासितापूर्ण जीवन की तुलना साधारण कृषकों, गडरियों और गरीब मजदूरों के विशुद्ध विश्वास से की गई है। यानी कि आपको वो कविता बतानी है कवि लेगलैंड की जिसमें जो भिक्षुओं के आरामदायक और विलासितापूर्ण जीवन का प्रदर्शन करते हुए उनकी तुलना जो गरीब वर्ग था, साधारण वर्ग था, कृषकों, गडरियों और गरीब मजदूरों का, उनका जो ईश्वर और अपने से उच्च वर्ग में जो विशुद्ध विश्वास था उनसे उनकी तुलना कर किस प्रकार की गई उसको उसने बताया है। तो इन द पोएम डैश ऑफ इंग्लैंड्स पोएट लेगलैंड्स इन द 14th century, the comfortable and luxurious life of some monks in compared to the pure faith of ordinary farmers, shepherds and पुअर लेबरर्स। तो ऑप्शन ए में है कि द कैडबरी टेल्स, बी है पियर्स पाउमैन, सी है फेरी ड्रैगन और डी है यूनिकॉर्न्स। तो आपको बताना है कि वो कौन सी कविता थी जिसमें इस तरह का वर्णन किया गया है। तो उसको बताने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी,
पियर्स पाउमैन। तो पियर्स पाउमैन उस कविता का नाम था। यहाँ पर आपको लेगलैंड का चित्र दिखाया गया है जिसने ये कविता लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, जेफरी चौसर की कविता डैश में भिक्षु भिक्षुणियों और फ्रायर का हास्यास्पद वर्णन किया गया है। यानी कि उस कविता का नाम बताना है जिसमें भिक्षु भिक्षुणियों और फ्रायर्स का जो है हास्यास्पद तरीके से वर्णन किया गया है, यानी कि उनका मखौल उड़ाया गया है। तो जेफरी चौसर पोएम्स डैश डिस्क्राइब द मॉन्क नन्स एंड फ्रायर्स एज रेडिकुलस। तो ऑप्शन ए है द कैडबरी टेल्स, बी है पियर्स पाउमैन, सी है फेरी ड्रैगन और डी है यूनिकॉर्न्स। तो आपको बताना है कि ये जो जेफरी चौसर हैं इनकी किस कविता में भिक्षु भिक्षुणियों और फ्रायर्स का मजाक उड़ाया गया है, हास्यास्पद रूप से उनका वर्णन किया गया है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है ए, और कविता का नाम है द कैडबरी टेल्स। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इंग्लैंड देश का नाम किस समुदाय के 6ठी शताब्दी में वहां आकर बसने के कारण उनके नाम का रूपांतरण होने से पड़ा। यानी कि वो कौन सा समुदाय था जो यहाँ इस क्षेत्र में, जैसे आजकल इंग्लैंड कहते हैं, आकर बसा और उनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम जो है इंग्लैंड पड़ा है, लेकिन वो रूपांतरित होकर पड़ा, मतलब डायरेक्ट इंग्लैंड नहीं पड़ा, पहले कुछ और था फिर बदलकर इंग्लैंड हुआ। तो आपको बताना है which community got the name of the country of England due to its formation in 6th century and its name was changed। तो ऑप्शन ए जो है वो है सेक्शन, बी है नॉर्मैंडी, सी है एंजिल और डी है इंग्लिश। तो आपको बताना है कि ABCD में से वो कौन सा समुदाय था जिसके नाम पर इंग्लैंड नाम पड़ा है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, एंजिल। तो एंजिल वो समुदाय था जो यहाँ पर आकर बसा और उसके नाम से ही इस स्थान को एंजिल लैंड कहने लग गए, जो कि बाद में बदलकर एंजिल लैंड से इंग्लैंड हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ईसा मसीह का जन्मदिन क्रिसमस की गणना डैश कैलेंडर से और उनके शूलारोपण के बाद पुनर्जीवित होने के त्यौहार ईस्टर की गणना डैश कैलेंडर से की जाती है। तो यहाँ पर आपको हर प्रश्न में 2 विकल्प दिए गए हैं। पहले वाला विकल्प पहले स्थान पे और दूसरे वाला विकल्प दूसरे स्थान पे होना चाहिए। वो इनमें से चारों में से कौन सा होगा ये आपको देखना है, क्रम का ध्यान रखना है। Christ's birthday Christmas is counted from the dash calendar and the festival of Easter after his resurrection is calculated from the dash calendar। तो आपको इसमें से बताना है। तो ऑप्शन ए है सौर, पहले में सौर आएगा दूसरे में चंद्र, यानी कि सोलर एंड लूनर। और बी ऑप्शन है चंद्र और इसमें आएगा सौर, यानी कि लूनर एंड सोलर। और सी में है चंद्र और विक्रमी, और यानी कि लूनर एंड विक्रमी। और डी के हिसाब से पहले में सौर और दूसरे में विक्रमी, यानी कि सोलर एंड विक्रमी। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा जो है व्यवस्थित क्रम है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, कि पहले में सौर और दूसरे में चंद्र, यानी कि सोलर एंड लूनर। तो ईसा मसीह का जो जन्मदिन है क्रिसमस, उसकी गणना सौर कैलेंडर से की गई, इसीलिए जो है इनका जन्मदिन हमेशा एक फिक्स डे 25 दिसंबर को ही आता है। लेकिन इनको सूली पर चढ़ा देने के बाद जब ये पुनर्जीवित हुए 3 दिन के बाद, तो वो त्यौहार जो ईस्टर है उसकी गणना जो है वो चंद्र कैलेंडर से की जाती है, इसीलिए ये कभी भी एक फिक्स समय पर नहीं आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, तीसरे वर्ग में एक विशाल समूह आता था जो कृषक वर्ग में वर्गीकृत था। दो, पहला स्वतंत्र किसान और दूसरे कृषक दास जिन्हें डैश कहा जाता था। यानी कि आपको बताना है कि कृषक दासों को किस नाम से पुकारा जाता था। यानी कि द थर्ड क्लास कंसिस्टेड ऑफ ए लार्ज ग्रुप विच वाज क्लासिफाइड इनटू 2 एग्रीकल्चर क्लासेस। द फर्स्ट वाज एन इंडिपेंडेंट पीसेंट एंड द सेकंड वाज ए पीसेंट स्लेव कॉल्ड डैश। तो ऑप्शन ए है सर्फ, बी है पेरिस, सी है ड्यूक और डी है
फ्रायर। तो आपको बताना है कि इनमें से किस नाम से कृषक दासों को पुकारते थे। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, सर्फ। तो यहाँ कृषक दासों को जो है सर्फ कहा जाता था, जो कि इंग्लिश के शब्द टू सर्व से बना हुआ है, यानी कि सेवा करने वाला वर्ग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पुरुष कृषकों को कम से कम कितने दिन लॉर्ड को सैनिक सेवा के लिए अनिवार्य रूप से देने पड़ते थे। यानी कि जो कृषक होते थे उनमें से पुरुषों को वर्ष में कुछ दिन जो है लॉर्ड को अनिवार्य रूप से सेवा के लिए देने पड़ते थे। तो उन दिनों की संख्या आपको बतानी है कि कितने दिन वो उनको कम से कम एक आर्मी सर्विस या मिलिट्री सर्विस में बिताने पड़ते थे। उससे अधिक भी हो सकते थे, लेकिन न्यूनतम दिनों की बात हो रही है। हाउ मैनी डेज इन ए ईयर डिड द मेल फार्मर्स इन वेलबिलिटी हैव टू गिव टू लॉर्ड फॉर मिलिट्री सर्विसेज। तो ऑप्शन ए है 30 यानी कि 30, बी है 40 यानी कि 40, सी है 50 यानी कि 50 और डी है 45 यानी कि 45। तो आपको बताना है कि इनमें से कितने दिनों तक उनको अनिवार्य रूप से सेवाएं देनी पड़ती थी सैनिक के रूप में। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, 40। यानी कि उन्हें वर्ष में कम से कम 40 दिन अनिवार्य रूप से लॉर्ड को अपनी सैनिक सेवाएं देनी ही पड़ती थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कृषक के परिवार को लॉर्ड की जागीर पर जाकर सप्ताह में कम से कम कितने दिन काम करना पड़ता था। यानी कि हाउ मैनी डेज ए वीक डिड द फैमिली ऑफ द फार्मर हैव टू गो टू लॉर्ड्स एस्टेट एंड वर्क। तो यहाँ आपको उतने दिनों की संख्या बतानी है जितने सप्ताह में, जितने दिन उन्हें कम से कम जो है लॉर्ड के खेतों पर काम करना पड़ता। तो ऑप्शन ए है 2 यानी कि 2, बी है 3 यानी कि 3, सी है 4 यानी कि 4 और डी है 5 यानी कि 5। यानी कि आपको बताना है कि सप्ताह में उनको 2, 3, 4 या 5 में से कम कितने दिन लॉर्ड के खेतों में काम करना पड़ता था। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका सही जवाब है बी, 3 यानी कि 3। यानी कि उन्हें सप्ताह में कम से कम 3 दिन या उससे अधिक जो है लॉर्ड के खेतों में काम अवश्य रूप से करना पड़ता था। यानी कि लगभग आधा हफ्ता उनका अपने खेतों में जो नाइट ने उन्हें दे रखे थे और आधा समय जो है उनको लॉर्ड के लिए फ्री में बेकार करनी पड़ती थी। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक प्रत्यक्ष कर जो राजा केवल कृषकों पर कभी कभार लगाता था डैश कहलाता था। यानी कि ए डायरेक्ट टैक्स विच द किंग समटाइम्स ओनली इम्पोज्ड ऑन फार्मर वाज कॉल्ड डैश। तो यहाँ राजा जो है वो कर वसूल नहीं करता था कृषकों से, बल्कि ज़्यादातर कर जो हैं वो नाइट्स द्वारा वसूल किए जाते थे। लेकिन नाइट जो है वो लॉर्ड को देते थे और लॉर्ड जो है उसे राजा को देता था। लेकिन एक कर ऐसा था जिसे राजा डायरेक्ट जो है कभी कभार ही कृषकों पर लगाता था। तो उस कर को क्या कहते थे। तो ऑप्शन ए है टीथ, बी है टैली, सी है श्रम अधिशेष यानी कि लेबर रेंट और डी है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। यानी कि तीनों कर ही वो लगा देता था। तो इस आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, टैली। तो टैली वो कर था जो कृषकों के ऊपर राजा कभी कभार लगाता था। यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे कि ये कुछ कर जो हैं वो किसानों पर लगाए जाते थे। और जैसे टैली जो है वो लैंड टैक्स होता था यानी कि भूमि कर होता था। इसी के अलावा जो है गैबले जो है वो सॉल्ट टैक्स था यानी कि नमक कर था, नमक के ऊपर कर लगाया जाता था। इसी तरह से टीथ जो है वो चर्च का टैक्स होता था यानी कि चर्च उनके ऊपर लगाता था। और कोरवी जो है वो रोड टैक्स या सर्विस टैक्स होता था। और कैम्पार्ट जो है वो फार्म रिसोर्सेज होते थे। अब अगला क्वेश्चन जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 10। कृषकों के परिवार द्वारा लॉर्ड की जागीर पर की गई निःशुल्क सेवाओं से होने वाले उत्पादन को डैश कहा जाता था जो सीधे लॉर्ड के पास जाता था। यानी कि द प्रोडक्शन ऑफ फ्री सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय द फैमिली ऑफ फार्मर ऑन लॉर्ड्स एस्टेट वाज कॉल्ड डैश विच वेंट डायरेक्टली टू लॉर्ड।
यानी कि आपको ये बताना है कि जो उनके ऊपर जो निःशुल्क सेवाओं के बदले जो उत्पाद होते थे, यानी कि जो कृषकों का पूरा परिवार लॉर्ड के लिए जो काम करता था उससे जो उत्पादन होता था उनकी निःशुल्क सेवाओं के बदले, उसको उत्पादन को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए है टीथ, बी है टैली, सी है श्रम अधिशेष यानी कि लेबर रेंट, और डी है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा इसका सही जवाब है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, श्रम अधिशेष यानी कि लेबर रेंट। इसके साथ ही ये क्विज समाप्त हुई। आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको 10 में से कितने नंबर मिले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।